हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 12th के टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर पर डिस्कस करेंगे। आज हम कैलकुलेट करेंगे कि एक सॉलिड स्फीयर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व रहती है। यह बात आप ध्यान दें कि जब हम किसी सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो एक्चुअल में हम उस सॉलिड स्फीयर में जितने भी पार्टिकल्स पेयर हैं उन सभी की पोटेंशियल एनर्जी के सम की बात करते हैं। यानी हमें इस सॉलिड स्फीयर के क्रिएशन में जितने भी पार्टिकल इस्तेमाल हुए हैं उन सभी पार्टिकल्स के पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके उनका सम करना हो। कैसे ये हो पाएगा एक सॉलिड स्फीयर के केस में, एक बार समझें। पहले मैं सारी कंडीशंस बता दूं। मान लेते हैं इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर की चार्ज डेंसिटी रो है, इसमें टोटल चार्ज Q है और R कैपिटल इसकी रेडियस है। हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमने स्मॉल r रेडियस का सॉलिड स्फीयर क्रिएट कर दिया है। आप जानते हैं कि कैलकुलस से किसी भी प्रॉब्लम को करने के लिए आपको पहले एक इंटरमीडिएट कंडीशन तक आना पड़ता है। तो मान लें कि स्मॉल r रेडियस का सॉलिड स्फीयर क्रिएट हो चुका है और अब स्मॉल r रेडियस के सॉलिड स्फीयर के ऊपर एक dr थिकनेस की लेयर इन्वॉल्व करके आप इसकी रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज करने वाले हैं। अगर मैं इस क्रिएटेड सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल r माना जा चुका है के कारण इसके सरफेस पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेता हूं तो उस पोटेंशियल को इस नई लेयर के चार्ज से मल्टीप्लाई करके मैं इस सॉलिड स्फीयर और इस लेयर के बीच की पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर पाऊंगा। यह बात याद रखें कि यह पोटेंशियल एनर्जी ये मानते हुए बताई जा रही है कि जब इस dr लेयर में प्रेजेंट चार्ज इनफाइनाइटली सेपरेटेड था इस स्मॉल r रेडियस के सॉलिड स्फीयर से, तो उस कंडीशन में इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव टर्म है। इनफाइनाइट सेपरेशन वाली कंडीशन को जीरो पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन मानते हुए हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। यह बात आप हमेशा माइंड मेकअप रखें। अब हम जानते हैं कि सॉलिड स्फीयर के कारण इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे KQ/R फॉर्मूले से दिया जाता है। यहां पर आप कंसीडर करें कि जो सॉलिड स्फीयर बन चुका है उसका टोटल चार्ज अब तक स्मॉल q हो चुका है और एक नई लेयर इसमें जुड़ने वाली है जिसका चार्ज dq स्मॉल है। कैसे लिखा जाएगा इस सॉलिड स्फीयर और इस लेयर के पोटेंशियल एनर्जी को, एक बार समझें। इस q चार्ज के सॉलिड स्फीयर के कारण सरफेस पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे हम लिख सकते हैं k स्मॉल q अपॉन स्मॉल r। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है और आप इसे जानते हैं। इसके लिए हम क्लिप पहले ही बना चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं इसे समझने के लिए कि यह कैसे आया। और अगर मैं इस पोटेंशियल को dq चार्ज से मल्टीप्लाई करूं तो आप समझ सकते हैं कि यह एक्सप्रेशन इस सॉलिड स्फीयर और इस नई लेयर की पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहा है। यहां पर एक बात ध्यान रखें कि आपने एक आर्बिट्रेरी कंडीशन से स्टार्ट किया है। आपने स्मॉल r रेडियस के सॉलिड स्फीयर को बना हुआ मान लिया है। अब इस सॉलिड स्फीयर के रेडियस को आप अगले स्टेप में जब इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि हम इसकी लिमिट 0 से कैपिटल R तक पुट करेंगे। तो उस वेरिएशन में इस सॉलिड स्फीयर के डिफरेंट कंडीशंस के चार्ज और नई लेयर्स के बीच के पोटेंशियल एनर्जी को इन्वॉल्व होने का मौका मिल जाएगा। इस टर्म में ये सभी कैलकुलेशन हो जाएगा, हम ये बात जानते हैं। एक बार मैं आपको इसे और क्लियरली समझा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप कुछ ऐसे समझें जैसे मान लीजिए ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, ये चौथी लेयर है और इसी प्रकार कई लेयर एक दूसरे के ऊपर आती जा रही। तो जब आपने इस सॉलिड स्फीयर को वन लेयर सिस्टम माना होगा
तो उस कंडीशन में इस पहली लेयर के ऊपर जब दूसरी लेयर आके बैठी होगी तो आपने फर्स्ट और सेकंड लेयर के बीच की पोटेंशियल एनर्जी को लिखा होगा। देन जब ये सेकंड लेयर इसमें इंट्रोड्यूस हो चुकी होगी तो ये सॉलिड स्फीयर में 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व हो गए होंगे और इनकी प्रेजेंस में अब थर्ड लेयर एंटर करेगी। तो दूसरी बार जब 1 और 2 दोनों सॉलिड स्फीयर का पार्ट बन गए होंगे तो 1 2 के साथ आपने इंटरेक्ट कराया होगा 3 को, यानी इसके अंदर 2 इंटरेक्शन आपने शामिल कर दिए 1 3 और 2 3, और 1 2 को आप पहले ही ले चुके थे, ध्यान देते रहे। देन जब थर्ड लेयर भी सिस्टम का पार्ट बन गई होगी तो आपने 1 2 3 के सिस्टम के साथ फोर्थ लेयर को इंट्रोड्यूस कराया होगा और तब जो पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व हुई होगी वो 1 4 2 4 और 3 4 लेयर की हुई होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि जब आप लगातार इंटीग्रेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हर लेयर को हर लेयर के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। ये 1 2 का इंटरेक्शन है, ये 1 3 का, ये 2 3, 1 4 2 4 3 4, यानी 4 लेयर लेने पर जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते थे, आप जानते हैं कि 4 लेयर के लिए 6 कॉम्बिनेशन होने चाहिए थे, तो 6 के 6 कॉम्बिनेशन इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो चुके हैं। सो जब आप इस इंटीग्रेशन प्रोसेस से 1 बाय 1 लेयर को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो सभी पेयर्स को, सभी पार्टिकल के सिस्टम को इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। सो जब हम इस KQ DQ बाय R इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर इस सॉलिड स्फीयर के सभी लेयर के पार्टिकल्स को किसी दूसरी लेयर के पार्टिकल से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। एक बात यहां पर मैं और जोड़ देता हूं कि जब आप किसी लेयर DQ को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो उस DQ के पार्टिकल्स का आपस में जो इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन के बारे में यहां पर कोई टर्म नहीं है। और हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी लिखने में इस नई लेयर के सभी पार्टिकल्स को आपस में भी इंटरेक्ट करना होगा, वो टर्म भी इस आउटकम में आना चाहिए। आप जानते हैं कि हर लेयर में कई पार्टिकल्स हैं, तो जब आप पोटेंशियल एनर्जी को इस टर्म से सॉल्व करेंगे तो आप एक लेयर का दूसरी लेयर से इंटरेक्शन तो कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन एक लेयर के पार्टिकल्स का आपस में कितना इंटरेक्शन एनर्जी है हमें वो भी गिनना होगा। तो उसके लिए मैं एक टर्म इसमें और इन्वॉल्व कर रहा हूं जो कि होना चाहिए इस हॉलो स्फेरिकल लेयर की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। और हम जानते हैं, हम पहले क्लिप बना चुके हैं इस पर, कि एक हॉलो स्फेरिकल लेयर की पोटेंशियल एनर्जी को हाफ K इंटू चार्ज स्क्वायर अपॉन रेडियस से दिया जाता है। सो इस टर्म को इन्वॉल्व करने के बाद अब इस सिस्टम के सभी पार्टिकल्स को सभी पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका दिया जा चुका है। एक बात पे अब यहां ध्यान दें कि अगर मैं इन दोनों टर्म्स से KQ अपॉन R को कॉमन ले लेता हूं तो मुझे एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट में मिलेगा वो होगा DQ प्लस DQ स्क्वायर अपॉन 2। यहां पर ध्यान दें कि एक DQ को भी कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं एक DQ को और कॉमन ले लेता हूं और अब आप देख पाएंगे जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है वो 1 प्लस DQ अपॉन 2 है। चूंकि हम जानते हैं कि हम क्वेश्चन को कैलकुलस की लिमिट तक जाकर सॉल्व कर रहे हैं, तो इस DQ बाय 2 टर्म को 1 के करस्पॉन्डिंगली इग्नोरेबली स्मॉल कंसीडर किया जा सकता है, और चूंकि यह टर्म 1 के करस्पॉन्डिंगली इग्नोरेबली स्मॉल है तो इसे नेग्लेक्ट करने पर जो आउटकम हमें मिला वो आउटकम KQ DQ अपॉन R से दिया जाना चाहिए। यानी यहां पर समझने की कोशिश करें कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं तो अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में आता है कि एक लेयर की पोटेंशियल एनर्जी इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई है तो ऐसा ना समझें। अगर आप एक लेयर की पोटेंशियल एनर्जी को इन्वॉल्व कर भी लेंगे तो वो टर्म इग्नोरेबली स्मॉल होगा और उसे यहां से हटाया जा सकता है। अब इस इंटीग्रेशन को अगर मैं Q की वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करूं तो इस सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकेगा। और अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यह बनेगा DU इक्वल टू K इंटू Q। Q को डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी की हेल्प से लिखा जा सकता है रो इंटू 4/3 पाई R3। यहां ध्यान दें कि चूंकि इस सॉलिड स्फीयर में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम के प्रोडक्ट से टोटल चार्ज को दिया जा सकता है, और DQ को
इसे डिफरेंशिएट करके लिखा जा सकता है। तो डी क्यू का वैल्यू होना चाहिए रो इंटू 4/3 पाई, और आर क्यूब को 3r² dr से दिया जा सकता है डिवाइडेड बाय आर। सो इस तरह से आप du को प्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर मैंने q की वैल्यू को रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और dq की वैल्यू को इसके डिफरेंशिएशन से कैलकुलेट करके लिख दिया है। आप जानते हैं कि q को डिफरेंशिएट करके dq को निकाला जा सकता है। अब इस टर्म को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या मुझे आउटकम मिलेगा, एक बार आप समझें। मैं ये सारे टर्म्स यहां से हटा रहा हूं, ये सभी स्टेप आप समझ चुके हैं। सो du का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक बार देखें। ये आ जाएगा du इक्वल टू k, जो कि कांस्टेंट है, इंटू रो स्क्वायर। रो का टर्म इस एक्सप्रेशन में 2 बार है, आप देखते रहें। 4/3 पाई, यहां 3 से 3 कैंसिल होने के बाद ये 16/3 पाई स्क्वायर बन जाना चाहिए, और एक r का टर्म कैंसिल करने के बाद इसे r⁴ dr होना चाहिए। आप देखते रहें, r³ और r² 5 पावर, एक पावर कम करके 4 पावर होना चाहिए। अब अगर मैं इस टर्म को सॉल्व करूं, इंटीग्रेट करूं उन लिमिट्स के बीच में जिससे मुझे पूरे सिस्टम की इंटरेक्शन एनर्जी मिल जाए, तो आप समझ सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन मुझे 0 से r तक सॉल्व करना होगा। यहां पर r इस सॉलिड स्फीयर की ओवरऑल रेडियस है। सो u का वैल्यू फाइनली आ जाएगा k इंटू रो स्क्वायर 16/3 पाई स्क्वायर इंटू r⁵/5, और अगर इसमें लिमिट पुट की जाए तो ये बनेगा k इंटू रो स्क्वायर 16/3 पाई स्क्वायर कैपिटल r⁵5 माइनस 0 को लीव कर दे रहा हूं मैं यहां पर। और अब अगर मैं इसे फाइनल सॉल्व करूं और रो की वैल्यू इसमें अप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा k इंटू टोटल चार्ज अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये मैंने चार्ज डेंसिटी का वैल्यू अप्लाई कर दिया है और मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो मैं दोनों टर्म्स को एक स्क्वायर दे दे रहा हूं, और अब ये बन जाएगा कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकेगा। और अब इसे अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये बनेगा k इंटू क्यू स्क्वायर। अब यहां पर आप ध्यान से देखें, ये टर्म ओपन करने पर बन जाएगा 16/9 पाई स्क्वायर r⁶, और हमारे पास अदर टर्म्स में है 16/3 पाई स्क्वायर r²/5। सो अगर हम इसे सॉल्व करें, एक बात यहां पर ध्यान दें, एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। ये r⁵ है, इसे मैंने r² लिख दिया है इस लाइन में। सो मैं इसे r⁵ में वापस चेंज कर रहा हूं। सो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये बनेगा 16 से 16 कैंसिल कर दिया जाएगा, और पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, 3 से ये 9 3 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका फाइनली 3k² r, और ये 5 डिनोमिनेटर में रहना चाहिए। यहां पर ध्यान दें, r की 5 पावर से 6 पावर को कैंसिल करके ये r बना है, और बाकी टर्म्स अरेंज कर दिए गए हैं। सो एक सॉलिड स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी को 3/5 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q²/r फॉर्मूले से दिया जाना चाहिए, जहां पर q उस सॉलिड स्फीयर का टोटल चार्ज और r उस सॉलिड स्फीयर की फाइनल रेडियस है। जहां तक आपने उस सॉलिड स्फीयर को क्रिएट करना है, उस चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर को, वो रेडियस है। सो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप एक सॉलिड स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी को इंटीग्रेशन की हेल्प से। थैंक यू।